तो कंटिन्यू करते हैं। राजा राम मोहन राय, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, और कह सकते हैं कि इनके पीछे फिर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए। एक ये होता है ना कि स्टार्टिंग में कोई गेट तोड़ दे बस, उसके बाद तो फिर भीड़ लग जाती है, राइट। तो राजा राम मोहन राय क्या है, इनके बारे में अपन अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरह से उन्होंने सोशल रिफॉर्म करा, राइट। चलो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्म्स करेंगे तो उससे पहले रिलीजन को देखेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है दैट इज रिलीजियस सोसाइटी, और जो सोसाइटी के अंदर है ना, मेजरली हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, वो रिलीजियस सोसाइटी है। तो रिलीजन ने जो बोल दिया ना, वो सोशल कस्टम बन जाता है, राइट। और सोशल कस्टम बन जाता है, वही सोशल कस्टम अगर नेगेटिव होगा तो सोशल इवेंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट आप बोल सकते हैं इनको, और रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट के साथ साथ फिर सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। तो पहले हम बोलेंगे तो रिलीजन को सुधारने का उन्होंने काम करा। इनके खुद का इन्होंने एक समाज बनाया, दैट इज नोन एज ब्रह्मो समाज। बाद में ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया, फिर ब्रह्मो समाज के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई, आगे चलकर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। पर ब्रह्मो समाज जो बनाया ना, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जो वेद में लिखा है ना, दैट इज नॉट द ओनली ट्रूथ। हमेशा ऐसा नहीं कि वेद जो है हमेशा इनफॉलिएबल है, ऐसा नहीं। कुछ चीजें वेदों के अंदर लिख रखी है, कुछ चीजें क्रिश्चियनिटी में दे रखी है, कुछ चीजें कुछ और रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर दे रखी हैं, एंड सो ऑन, है ना, कुरान में दे रखी हैं कुछ। तो हमें इन सब के अंदर से कुछ मिला जुला करके फिर हमको बनाना होगा कोई चीज, और उससे फिर हमको रिलीजियस डायमेंशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करने होंगे। ऐसा नहीं कि वेद में जो लिख दिया वो परम सत्य हो गया, नहीं। तो ये क्या करना चाहते थे, ये ऐसा चाहते थे कि रिलीजन डायमेंशन जब हम देखें तो उसके अंदर वेस्ट भी हो और इंडियन रिलीजन भी हो। तो ये वेस्टर्नाइजेशन भी चाहते थे और इंडियनाइजेशन भी चाहते थे। तो इनका फॉर्मूला जो होगा वो होगा वेस्ट प्लस इंडिया, राइट। तो यहां पर क्रिश्चियनिटी से भी कई बात सीखेंगे और उसको अपने समाज के अंदर, अब समाज जो बनाएंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां ये कहते थे कि भाई वेस्ट के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, राइट। जैसे साइंटिफिक आइडियाज आर देयर इन द वेस्ट। वेस्ट की फिलोसफी आप पढ़ोगे तो सब कुछ साइंटिफिक डायमेंशन के अंदर, लिबरल डायमेंशन इज देयर, ठीक है। इस्लाम के अंदर भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये क्योंकि ये हिंदू थे, तो ये हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू रिलीजन में कुछ बातें जो होनी चाहिए वो इस्लाम की होनी चाहिए, कुछ बातें क्रिश्चियनिटी की होनी चाहिए, कुछ बातें हिंदू रिलीजन की खुद की होनी चाहिए, और जो भी अच्छी चीज है उनको सबको मिलाकर, कौन बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय, उन सबको मिलाकर हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि बहुत ही बेस्ट हो, बेस्ट एंड बेस्ट। तो ऐसा नहीं कि वेद में जो लिख रखा है दैट इज इनफॉलिएबल, वो परम सत्य, ऐसा नहीं। तो ये कहते हैं क्रिश्चियनिटी, ह्यूमैनिटी जो हम समझ सकते हैं, ह्यूमैनिटी वो हम क्रिश्चियनिटी से समझ सकते हैं। आइडिया ऑफ इक्वलिटी जो समझ सकते हैं वो हम इस्लाम से समझ सकते हैं, आइडिया ऑफ इक्वलिटी, राइट। हम वेस्ट से जो समझ सकते हैं, वेस्ट कल्चर से, वो हम समझ सकते हैं भाई साइंटिफिक आइडियाज, साइंटिफिक टेम्पर, लिबरल आइडियाज, वो हम वेस्ट से समझ सकते हैं, ऐसा इन्होंने इसके अंदर बोला। तो इनका ये था कि कुछ मिला जुला सा सिस्टम बनाया। अभी ये एक सिस्टम जो है, वेदास इनफॉलिएबल नहीं है, वेदा परम सत्य नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें हमको डालनी पड़ेगी, तब जाकर हिंदू समाज के अंदर रिफॉर्म होगा। अब इतनी बड़ी बात उस वक्त कहना, आज के टाइम पर नहीं कह सकते। आज के टाइम पर आप कह दो आपके खिलाफ, अभी आप सोशल मीडिया पे कह दो, अभी ये मैं वीडियो डाल दूं सोशल मीडिया पे, मान लो कुछ थोड़ा हिट हो जाए, वैसे तो हमारे हिट नहीं होते वीडियो, दैट इज वेरी गुड थिंग, राइट। जिसको पढ़ना होता है, जो समझदार लोग हैं उन तक ही पहुंच रहे हैं मतलब वीडियो, राइट। और फिर बोलते देखो देखो हिंदू समाज के बारे में क्या करा, ये वो, और ऐसा करके हो जाता है ना आजकल, एक लाइन उठाकर। तो आप यहां पर देखो, उस टाइम पर राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि भैया देखो, हिंदू कल्चर के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर रिफॉर्म चाहिए हमें, है ना। और ऐसा नहीं कि वेस्ट कल्चर जो है दैट इज सुप्रीम कल्चर, ये भी नहीं है, इसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस्लाम सबसे बढ़िया इस्लाम है, नहीं भाई, इसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। तो इन सब रिलीजन में रिफॉर्म चाहिए,
अच्छा, सब में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, सबकी अच्छी अच्छी बातें लेके एक रिलीजन बना दो ना। तो उन्होंने एक बार आत्मीय सभा बनाई, आत्मीय सभा, जिसके अंदर इन्होंने रिलीजियस डायमेंशन के अंदर इन्होंने बोला कि देयर इज ए वन गॉड, मोनोथिज्म उन्होंने लेकर आए कि इतने सारे पॉलीथिज्म करेंगे तो सोसाइटी डिवाइड होती है, तो एक ही गॉड मानो, जो भी मान लो उसको, प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह, जो भी मान लो, पर एक ही गॉड होना चाहिए। और दैट गॉड इज निर्गुण, नॉट सगुण, निर्गुण, फॉर्मलेस, फॉर्मलेस गॉड, गॉड जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार, निर्गुण, ऐसा गॉड, फॉर्मलेस। तो यहां पर आप देखो मोनोथिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फॉर्मलेस गॉड के ऊपर कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये भी है कि देखो जो भी क्रिएटर होगा वो ये सोचते हैं कि एक ही होगा कोई क्रिएटर, और वो हमारे इंसानों की तरह नहीं है कि इंसान की तरह आप मानने लग गए, क्योंकि इंसान जो होता है, अब अगर इंसान के रूप में भगवान को मानने लग जाओ तो इंसान में तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है? तो आप फॉर्मलेस मानो उसको, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म में आते ही लिमिटेड हो गया वो, राइट? इंसान के रूप में आते ही लिमिटेड हो गया, सगुण, गुण दिखते ही एक तरह से डिटर्मिनेट हो जाए गॉड। गॉड, हमारा गॉड जो है, अगर आप कहें कि कृष्ण भगवान श्याम रंग, श्याम रंग, तो श्याम रंग के तो मतलब कृष्ण भगवान हरे रंग के नहीं हो सकते, पीले रंग के नहीं हो सकते, काले रंग के नहीं हो सकते, राइट? सफेद रंग के नहीं हो सकते, ये लिमिटेशंस होगी ना। तो जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी डालोगे, तो प्रॉपर्टी डालते ही कोई भी एट्रीब्यूट डालोगे तो दैट विल बिकम लिमिटेड। तो इसलिए फॉर्मलेस, कोई एट्रीब्यूट डालो ही मत, एट्रीब्यूटलेस, फॉर्मलेस, फॉर्म भी नहीं डाली, निर्गुण, निरंकार, कोई गुण नहीं है। गुण मतलब इतने गुण हैं कि भाई क्या, कोई गुण अगर हम डाल देंगे इसके अंदर, जैसे आपने कह दिया कि हनुमान जी काले रंग के हनुमान जी है ना, लाल रंग के हनुमान जी, तो फिर सफेद रंग के हनुमान जी नहीं है, तो हनुमान जी ओमनीपोटेंट नहीं हो पाए। तो इसलिए कहते थे फॉर्मलेस गॉड होना चाहिए और एक ही गॉड। अगर बहुत सारे गॉड होंगे तो लोग आपस के अंदर लड़ेंगे कि मेरा गॉड सुप्रीम, मेरा गॉड सुप्रीम, सब लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो ये आत्मीय सभा बनाते हैं 1824 के अंदर, जो बाद में जाके 1814 के अंदर, सॉरी, बाद में जाके ब्रह्मो समाज बन जाएगा, राइट? तो यहां पर समझो, राजा राम मोहन राय, he believed in the monotheism and the formless god, which is mainly borrowed from the Rigved and the Islam, right? He was impressed by the humanity of Christianity. He was deeply influenced by the idea of equality of Islam. तो ह्यूमैनिटी कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रिश्चियनिटी से। आइडिया ऑफ इक्वलिटी उन्होंने कहाँ से लिया, इस्लाम से लिया। और साइंटिफिक और लिबरल आइडिया कहाँ से लिया, वेस्ट से लिया, ठीक है? इन 1814 ही फाउंडेड आत्मीय समाज सभा इन कलकत्ता टू प्रमोट मोनोथिज्म एंड द फॉर्मलेस गॉड, राइट? इस तरह से उन्होंने, फिर इसके थोड़े दिनों बाद, ठीक 14 साल बाद 1828 के अंदर उन्होंने ब्रह्मो समाज बना दिया, ब्रह्मो समाज। अब इसके अंदर कोई सोशल इवल इन्होंने नहीं रखा, ठीक है? इन्होंने सारे, एक तो मोनोथिज्म फॉलो करा, प्लस इन्होंने क्रिश्चियनिटी से भी कुछ आइडिया लिए, इस्लाम से भी कुछ आइडिया लिए, इस तरह से उन्होंने इसके अंदर आइडियाज लिए और ब्रह्मो समाज बनाया, ठीक है? इसमें बोला उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मोनोथिज्म मतलब पॉलीथिज्म के खिलाफ, आइडल वर्शिप के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ वर्शिप उन्होंने, है ना, ये वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ, ठीक है? ये सब चीजें इसके अंदर, राइट? अच्छा, एक होता है कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी के ऊपर इन्होंने कुछ इस तरह से नहीं कहा कि रीबर्थ कर्मा थ्योरी, राइट? तो उन्होंने कहा कि ये अपने हिसाब से डिसाइड करना, तो रीबर्थ कर्मा थ्योरी और इनके बारे में बात नहीं करी। तो आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रह्मो समाज के अंदर रीबर्थ के बारे में, कर्मा थ्योरी के बारे में बात हुई है क्या, तो नहीं हुई है। ये इंडिविजुअल के उसके ऊपर, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, राइट, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इन सब के बारे में। पर इन्होंने कहा कि मोनोथिज्म होना चाहिए, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, इस तरह का कोई चीज नहीं होनी चाहिए इनके समाज के अंदर, है ना? और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेटिव एक्टिविटीज हैं, वो सब कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, और एक प्योर समाज बनाएंगे, राइट? इन 1828 ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज, ठीक है, विच केम नोन एज ब्रह्मो सभा समाज, राइट? सभा जो कि ब्रह्मो समाज बोलने लगे, राइट? ही रेज क्वेश्चन ऑन द सम ऑफ द इविल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट सती, आल्सो पिटिशन बिफोर द गवर्नमेंट, विलियम बेंटिक, ये सब पढ़ रखा है अपन ने। It denounced polytheism and idol worship. It criticized caste system. It took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of souls and left it to the individual brahmos, है ना, to believe in it, right? I hope this is clear.
तो आपसे ऐसा आ जाएगा क्या ब्रह्मो समाज के अंदर, अब ये क्वेश्चन आ सकता था ना कि ब्रह्मो समाज में कर्मा थ्योरी के बारे में कहा गया है क्या, तो आपको लगा होगा यार का ही होगा यार, अच्छी चीज है, कर दिया होगा। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में लिखा है क्या, लिखा ही होगा यार। रीबर्थ के बारे में लिखा ही होगा। तो आप ये इन चीजों के प्रो साइलेंट था ब्रह्मो समाज, राइट। Pioneer in the modern prose writing in India and introduced essay writing on the various social issues. भारत के अंदर वेरियस सोशल इश्यूज पे ऐसे राइटिंग लिखना पहली बार इन्होंने स्टार्ट करा। ही सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज बंगला, अ ट्रेंड कॉपीड बाय द अदर राइटर्स। ठीक है, अच्छा इनके पास ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखेंगे लैंग्वेजेस के ज्ञाता, जिसको ना बहुत सारी लैंग्वेज आती है ना, वो तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल है। लैंग्वेज इज वेरी, मतलब आपके माइंड को पूरा खोलेगी लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज समझना है ना आपको, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि बच्चों को वर्निकुलर लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आसपास ये देख रहे हैं। तो लैंग्वेज समझना एक दिमाग को खोलने वाली बात है। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, लैंग्वेज में पर्टिकुलरली ग्रामर, ग्रामर समझो, देखो टेंस वेंस और ये सब चीजें समझ लिया कोई बच्चा तो उसका दिमाग तो वैसे खुल गया था। तो लैंग्वेज इनको कम से बहुत सारी लैंग्वेज आती थी इनको, पर्शियन भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, सारी लैंग्वेजेस आती थी इनको लगभग लगभग। ही वॉज एडिटर ऑफ मैनी न्यूज पेपर इंक्लूडिंग, अब देखो ये पूछा जा सकता है, संबद्ध कमुदी, राइट, ये तो शायद पूछा भी है, इन बंगला, मीरतुल अकबर इन पर्शियन, बंगदत्त इन हिंदी, इंग्लिश, बंगला, राइट। इसके अलावा आप यहां पर देखो, ही टॉट हिस्ट्री एंड लिटरेचर इनिशियली एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता। In 1825, he established Vedant College at Calcutta and introduced two new subjects in this college, mechanic, law of motion और Voltaire law. ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। He wrote some books like Percept of Jesus, Tohfat ul Muhaddin in Persian, right? I hope this is clear. तो इस तरह की बुक इन्होंने पब्लिश करी। और अगर हम देखें वेदांता ग्रंथ, फिलोसफिकल वर्क ऑन द वेदांतिक थॉट, translation of an abridged Vedanta sir, making Vedanti's ideas accessible, right? Upnishad, ईशो उपनिषद, राइट, काठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इनका ट्रांसलेशन करा बंगाली के अंदर और इंग्लिश के अंदर। अब क्यों? क्योंकि देखो भाई संस्कृत लैंग्वेज सबको ही नहीं समझता था। अब रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत में लिखे हुए हैं, इस भाई को संस्कृत आती है, पर ये बात भाई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट वाला पर्सन है, इन सबको नहीं आती संस्कृत, तो ये बोलेंगे भाई भाई बताना यार उसमें क्या लिखा हुआ है। और उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है एक होते हैं ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और शूद्रों को इस तरह से रखना चाहिए, ब्राह्मण ऐसा, वो अपने हिसाब से बता दिया इसने। अब इन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है ना, कभी इन्होंने वेद पढ़े नहीं। एक बार वेद देखे थे, देखते भाग गए, इतने बड़े सारे संस्कृत में लिखे हुए। इनको आती है बांग्ला। अब ये सब विश्वास करके बैठे हैं भाई ने सही कहा होगा, भाई ने तो पढ़ा है। अब इन्हें पता नहीं, अब ये रिलीजन को अपने हिसाब से मोल्ड करके बता दिया उसको, और ये अपने आप हिसाब से मोल्ड करके समझ लिए, और भाई वेद में पता है ऐसा लिखा है, ये 10 जनों को बता देंगे। अब अगर इनको सही करना है तो मतलब इनको खुद अगर वेद पढ़ना आ जाए तो दैट इज फाइन, पर संस्कृत तो नहीं समझ पाएंगे। तो संस्कृत को बांग्ला में तो कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। एक बंदा है जिसको संस्कृत भी आती है, बांग्ला भी आती है, राजा राम मोहन राय, उसने बांग्ला में कन्वर्ट कर दिया, पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको जिस लैंग्वेज में चाहिए उसमें। पर खुद पढ़ लो भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा, इस भाई ने आपको बेवकूफ बनाया। सारी उपनिषदों को ट्रांसलेट कर दिया इन्होंने, पर्शियन में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में, सब में। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि ट्रांसलेटर सर बहुत अच्छा ट्रांसलेटर थे क्या? ट्रांसलेट करने का मतलब ये है जिससे कि लोग खुद पढ़ ले भाई, इस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, तो आप देखो, कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड ओपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव, डिबेट टेक्स्ट इन बोथ बंगाली एंड इंग्लिश, ए डिफेंस ऑफ द हिंदू थीज्म, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डिफेंस ऑफ मोनोथिस्टिक हिंदू थॉट, राइट, परसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड फॉर टू द पीस एंड हैप्पीनेस। इस तरह की बुक्स यहाँ पे लिखी, बंगाली ग्रामर, यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, गौड़िया व्याकरण, ठीक है, इस तरह के इन्होंने काम करे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। वीमेन के इश्यूज के बारे में आपको पता ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और भी रिफॉर्म्स है। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन द टैक्स फ्री लैंड्स, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के भी रिफॉर्म्स है। ही डिमांडेड द अबॉलिशन ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स एंड रिमूवल ऑफ हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन गुड्स।
He also raised the demand for the Indianization of superior services and separation of executive and judiciary. ऐसी डिमांड भी इन्होंने उठाई. बहुत बड़े वाले पॉलीमैथ हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और ये सब चीजें इसके अंदर उठा रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. बड़े इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. यूपीएससी के अंदर कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए. अब इनकी डेथ हो जाती है 1833 के अंदर. ठीक है, उस वक्त ये इंग्लैंड के अंदर थे, और इनकी डेथ के बाद एक लीगेसी बनती है. आप देखेंगे बंगाल के अंदर इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप कैसे हो गया, इन्हीं लोगों के क्लास के कारण हुआ है. ये लोग नहीं होते बंगाल में तो कोई बंगाल इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता. बंगाल जो है, अब की तो नहीं बोल रहे हैं, कि स्टार्टिंग में जब फ्रीडम स्ट्रगल आपने देखा कितने इंटेलेक्चुअल बंगाल ने दिए. बंगाल को ऐसा था, बंगाल इंडिया के बारे में तो सोचेगा, पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होती थी उसको. बंगाल को इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हाई. आप देखें बंगाल के अंदर से पोइट देख लो, तो पोइट इतने सारे बंगाल के अंदर नहीं दिए हैं, राइट. राइटर देख लो तो राइटर भर भर के, बनर्जी, चटर्जी, यही सब समझ में आ रहा है. और आप देखो इंटेलेक्चुअली अवेयर पीपल बहुत. नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में देखो कितने मूवमेंट हुए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कितनी बंगाल में होती थी. ब्रिटिशर्स घबरा गए थे, उसको तोड़ने की सोचने लगे थे. बंगाल बंगाल तो मतलब अलग लेवल का था, राइट. और वो इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं लोगों ने उस बंगाल को ये बंगाल बनाया, राइट. हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, आप देखो कि इनका यहाँ पे रेनेसा मूवमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट. अगर हम देखेंगे हेनरी लुइस, बहुत बड़े, मतलब 17 साल का बच्चा 23 साल में तो मर ही गया ना, 22-23 साल में या 21 साल में मर गया था. उसने पूरा यंग बंगाल मूवमेंट बना दिया, यंग बंगाल मूवमेंट खड़ा कर दिया. सोच कर देखो, समझ में आ रहा है. तो इनकी डेथ हो जाती है 1833 के अंदर ब्रिस्टॉल इंग्लैंड के अंदर. हिज फॉलोअर्स देवेंद्र नाथ ठाकुर एंड केशव चंद्र कंटिन्यूड हिज वर्क इन द बंगाल देन टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. अब देवेंद्र नाथ टैगोर भी बोलते हैं इनको, देवेंद्र नाथ ठाकुर भी बोलते हैं, राइट. केशव चंद्र सेन, ये भी बंगाल से रिलेटेड है, राइट. तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. 568 क्वेश्चन करो, यूपीएससी का क्वेश्चन. ठीक है, बहुत. अब ये समझ में आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी. चलो 569 करो. राइट, तो इसका तो आंसर दे रखा है आपने यहाँ पर. ए विल बी करेक्ट आंसर 2 एंड 3. तो ही कंसीडर वेदास टू बी इनफॉलिएबल. ऐसा नहीं है, इनफॉलिएबल इन्होंने जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सोशल इंटरप्रिटेशन दैट इज रॉन्ग. ही सपोर्टेड मोनोथिज्म एंड ही बिलीव दैट सोशल रिफॉर्म मस्ट बी ग्राउंडेड. ये दोनों साइड ठीक है, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं बाकी के आंसर भी लिख रखे. एक दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे रह जाते हैं ना, जिसकी मैं
अब ये भी यूपीएससी के अंदर वापस देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, समझ गया। तो इनफॉलिएबल के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया पर ये यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर पूछा गया, राइट। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं 3 स्टेटमेंट वाले, वो एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे देते हैं सीएपीएफ वाले। कई क्वेश्चंस देखे हैं मैंने ऐसे। चलो ये करो। अच्छा ये तो अभी कराया नहीं आपको, सॉरी, ये भी नहीं कराया है ना। एक सेकंड, ये दूसरे ही आ गए क्वेश्चन। 569 था ना, ये 570 है। 570 तभी मैंने देखा कितना 570 है, कितना है 570 है। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है। राजा राम मोहन राय इज फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ही अटेम्प्टेड टू हार्मोनाइज इंडियन फिलॉसफी विद द मॉडर्न रैशनल एंड ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, राइट। फिर 570 आ गया। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप देख रहे हैं। कोई भी ऐसा हो जिसके अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं सबको एक्सेप्ट कर रहे थे, वो अच्छी अच्छी चीजें। अब चलो आगे ब्रह्मो समाज के साथ क्या होता है, इसकी गति बिगड़ जाती है, राइट। अब ब्रह्मो समाज जो होता है ना, ये आगे चलकर 2 लोग इसको संभालते हैं, है ना। कैच करने वाले होते हैं, एक तो केशव चंद्र सेन और दूसरे देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। ठीक है, केशव चंद्र सेन और ये। पर केशव चंद्र सेन कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े ही अपने भाई राजा राम मोहन राय तो कुछ ऐसे कह के कहते लिबरल थॉट, लिबरल थॉट, तुम तो इसको बहुत ही ट्रेडिशनल बना रहे हो, है ना। तुम वापस वही चीज करने लग गए जो कि ब्रह्मो समाज के अंदर नहीं था, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर, राइट। तो तुम तो इसको क्या कर रहे हो, तुम तो इसको बड़े ट्रेडिशनल बना रहे हो कि ब्रह्मो समाज के अंदर अपने भाई राजा राम मोहन राय तो ऐसे कह के कहते। अच्छा, राजा राम मोहन राय के अंदर राजा जो था ना, उनको एक तरह से एक आए थे अकबर सेकंड, राइट। उन्होंने उनको उपाधि दी थी, मुगल एम्परर थे अकबर सेकंड, नॉट अकबर वो वाले, उन्होंने उसको उपाधि दी थी, है ना। तो कभी पूछ लिया जाए तो आपसे, ये आप याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं लिखना भूल गया शायद उसमें। तो ब्रह्मो समाज जो था ना, ब्रह्मो समाज वो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करा। और ब्रह्मो समाज को जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, उनके डिसाइपल, और केशव चंद्र सेन। पर देवेंद्र नाथ टैगोर इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे तो लिबरल, जो ये थॉट तो बड़ा लिबरल था, पर आप देखेंगे ये इसको बहुत ही ज़्यादा रिजिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कंजर्वेटिव थॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ को ये फिर वही वैसे ही चलेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट से देखकर देख रहे हैं, और वो भी बहुत ही कंजर्वेटिव डायमेंशन में उसको समझा रहा है। तो केशव चंद्र सेन को गुस्सा आ जाएगा, ये बोलेंगे भाई मैं तो सोशल रिफॉर्मर वाला आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप तो बड़े ही रिजिड कर गए इसको, है ना। ऐसे तो राजा राम मोहन राय नहीं कह के कहते। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो होंगे ना, वो अलग अपना एक स्प्लिट कर देंगे यहाँ पर, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो बना देंगे दैट इज नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, अपना आदि ब्रह्मो समाज बना रहे हैं, राइट। और ये केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, राइट। तो ये इस तरह से ये कहेंगे हम लिबरल थॉट और ये सब चीजें रखेंगे, है ना। इसमें विमेन के इश्यूज उठाएंगे, सोशल रिफॉर्म करेंगे, कास्ट सिस्टम को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से ये भाई रिजिड हो गए थोड़े से। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ब्रह्मो समाज अगर हम देखेंगे
तो 1866 के अंदर ब्रह्मो समाज दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन और एक आदि ब्रह्मो समाज जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, इसलिए केशव चंद्र सेन यहाँ से है। और केशव चंद्र सेन सोशल रिफॉर्म्स और ये सब चीज़ें चाहते थे और ये उपनिषद और उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने दोनों ने अलग अलग अपने समाज बना रहे। अब केशव चंद्र सेन जो थे ना, वो ऐसे थे कि भाई विमेन के लड़ाई लड़ेंगे, विमेन के लड़ाई लड़ने का एक तो ये था कि पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह रोको और ये सब चीज़ें। पर केशव चंद्र सेन ये सब चीज़ें फैलाते थे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केशव चंद्र सेन खुद अपनी छोटी बेटी है, आई थिंक 11 या 12 साल की बेटी थी, उसकी शादी करा देंगे किसी महाराजा से। जब ये देखेंगे भाई तू तो बोलता था भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं हो, विमेन के लिए राइट के लिए लड़ता था, तू खुद ही पर्सनल लेवल पर आके तो तू खुद ही फैल गया केशव चंद्र सेन। तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो होगा केशव चंद्र सेन का, क्योंकि उन्होंने, अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी के महाराजा से, राइट। और वो बेटी जो थी वो 12 साल की इस तरह थी, नाबालिग थी, राइट। तो इसलिए फिर कुछ लोग इनसे कहा कि भाई तुम बोलते कुछ और करते कुछ और, खुद पे आती है जब तो नहीं करते हो, ऐसे समाज कैसे चलेगा। और इसके बावजूद ये थोड़े से क्या कर रहे थे, एक तरह से एग्रेसिव थे, नहीं नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये दो लोग निकल गए, आनंद बोस एंड द शिवनाथ शास्त्री, और उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज बना लिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये कहानी, ब्रह्मो समाज की कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूं आपको ये। देवेंद्रनाथ टैगोर जो होंगे उन्होंने क्या करें, वो ब्रह्मो समाज 1842 के अंदर, 1833 में उनकी डेथ होगी और 1842 के, है ना। फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्लियर टैगोर हेडेड द तत्वबोधिनी सभा, पहले तत्वबोधिनी सभा थी उनके पास, है ना, विच अलॉन्ग विद द ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाली। फिर उन्होंने बाद में 1842 के अंदर समाज को ज्वाइन कर लिया, राइट। फिर इसके आगे हम समझे तो केशव चंद्र सेन फॉर्म ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड ब्रॉट हिज मूवमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये अलग चले गए और इन्होंने अपना समाज जो बना लिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, केशव चंद्र सेन जो है उसको आदि ब्रह्मो समाज ऐसे बोल सकते हो। तो आप याद देखो कि मेरा एक फ्रेंड था, है ना, देवेंद्रनाथ से देव याद कर लेना आप, है ना। आदित्य फ्रेंड नहीं था पर मतलब क्लासमेट था, उसका 5 जनवरी को बर्थडे आता था, मेरा 7 जनवरी को आता था, राइट। तो हम दोनों साथ मिलकर ही पार्टी देते थे, राइट। तो देवराज आदित्य, है ना, आदित्य मैंने तो ऐसे कर लिया, मतलब आप अपनी तरीके से आपका कोई फ्रेंड हो वैसे याद कर लेना। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे भी हमको याद करना होता है अपनी लाइफ के अंदर, देखते रहो कोई फ्रेंड व्रेंड पकड़ लो, उसकी लाइफ के ऊपर याद करना है। अल्टीमेटली ट्रिक व्रिक इस तरह से काम कर सकती है, पर्सनल लेवल पे ट्रिक्स इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। देखो अपने आसपास कौन है, राइट, उन सबसे ट्रिक्स दिमाग लगता है इसके अंदर, बट एक बार बन जाती है, अभी तक याद है मेरे को। अब तुम्हारे 2 नंबर बच जाएंगे अगर देवेंद्रनाथ टैगोर को तुमने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लिख दिया, ऐसा लग गया, समझ में आ रहा है। The first split occurred in 1866 between the Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen. Devendranath Tagore represented a conservative spiritual approach rooted in Upanishadic monotheism, or he believed that in gradual social reforms and was uncomfortable with the Keshav Chandra Sen attempt to introduce Christian ethical elements and radical social reforms. इस तरह से उसके लिए दोनों में लड़ मरे दोनों। तो इन कंट्रास्ट केशव चंद्र सेन एम एट क्रिएटिंग यूनिवर्सल reformist religion, actively supporting women's education, women remarriage, intercaste marriages. This ideological clash led to the foundation of the Adi Brahmo Samaj under the Devendranath Tagore, right। और आप यहाँ पर देखें ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अंडर द केशव चंद्र सेन। अब केशु भाई जो थे वो बोलते तो बहुत थे, करते नहीं थे। और केशु बोल रहा था कि भाई ऐसे होना चाहिए, विमेन के साथ ऐसा होता है, ये होता है अत्याचार, और खुद की बेटी को वो एक तरह से महाराजा से के साथ शादी करवा देगा, राइट। तो इन 1878 केशव्स इनएक्सप्लिकेबल एक्ट, मतलब जो कि एक्सेप्टेड नहीं होता है, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ऑफ गेटिंग इज 13-year-old डॉटर मैरिड टू द माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार, राइट। वो भी माइनर, ये भी माइनर, राइट, विद ऑल ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल, सब कुछ जो जिसके अपोज वो करते थे उन सब के रिचुअल्स के हिसाब से करी शादी। तो उसके ऑन फॉलोअर्स बोलेंगे भाई ये क्या आदमी है, क्या है, ठीक है। और फिर बोले मैं तो ऐसे करूंगा, ऑटोक्रेटिक हो रहा था। तो यहाँ पे फॉलोअर्स ऑफ केशव
सेटअप ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज साधारण ब्रह्मो समाज. साधारण ब्रह्मो समाज वॉज स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस और शिव चंद्र देव, राइट, एंड इमोश चंद्र दत्त. आई होप दिस इज क्लियर. तो इस तरह का यहाँ पर चीजें हो गई और इसी चीज के ऊपर आप देखते हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. चलो यूपीएससी का क्वेश्चन करो एक सॉल्व. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. आपको समझ में आ रहा है ना. ट्रांसलेटर वाली चीज, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर ट्रांसलेटर वाली चीज याद होगी तो आपको सही समझ में आएगा कि भाई कितना ट्रांसलेट काहे कर रहे थे. खुद पढ़ ले भाई. उधर वो कुछ प्रीस्ट क्लास कुछ और बताएगा, तू कुछ और समझेगा, तू तीसरे को कुछ और बताएगा, खुद ही पढ़ ले. इट पॉपुलराइज डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफॉलिबल, दैट इज रॉन्ग. तो इसके ऊपर ही देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है और अगली बार CAPF के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है और वही आपने देखा. इट कंसीडर वेदास आर इनफॉलिबल, दैट इज करेक्ट. अपोज आइडलटरी, आइडोलेट्री, राइट, एम्फेसाइज वर्शिप ऑफ वन गॉड, ये भी करेक्ट है. एम्फेसाइज वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट. तो ये तीनों का अब देखो इसी क्वेश्चन से बना नहीं, पर ऐसा बना देते हैं. नॉट ट्रू पूछा इसमें, नॉट ट्रू. चलो ये करो. हाँ, आप जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये तो यूपीएससी में पूछा था. लो भाई, आधे तो आप वैसे डर गए. साइकोलॉजिकल डायमेंशन में बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है यूपीएससी के लिए. क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, हमारी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि हम. आप देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अभी तक हार्ड लगते थे, वो कितने इजी क्वेश्चन होते हैं. एक तो पढ़ा हुआ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा, मतलब साइकोलॉजिकली यू शुड बी स्ट्रांग. जो हमारे तो सारे ही बच्चे साइकोलॉजिकली स्ट्रांग तो है ही, राइट. और जो नहीं है वो बात कर करके हम पीछे पढ़ पढ़ के उनको कर देते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्प्लिट वाज प्राइमरली ड्यू टू द डिफरेंस ओवर द रोल ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स एंड द रिलीजियस कंजर्वेटिज्म. ठीक है. देवेंद्रनाथ टैगोर फेवर्ड ए रेडिकल एंड मिशनरी फॉर्म ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. नो, यही तो दिक्कत है. ये कह रहा था भाई मैं तो अपने क्षेत्र को छोड़ ही नहीं रहा. तो ये बोल रहा है सोशल रिफॉर्म तो कर, रिफॉर्म तो कर. भाई ने फिर केसू ने इतना तगड़ा सोशल रिफॉर्म कर दिया, एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ लोगों को, है ना. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट आंसर. और सोशल लेवल ही हो गया ना वो. एक तरह से बाल विवाह करना गलत है ना, अपनी बेटी का कर रहा है. सर, ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी पिछले क्वेश्चन में, जी यूनिवर्सल एंड रिफॉर्मिस्ट रिलीजन, विल इट बी करेक्ट टू से कि वो पूरा रिलीजन ही बना रहे थे यूनिवर्सल जो रिफॉर्मिस्ट? बिल्कुल. रिफॉर्मिस्ट रिलीजन ही तो बना रहे थे, और कैसे बनाएंगे. और क्या बना रहे थे फिर बताओ, क्यों वो गलत है. लिबरल लिबरल थिंकिंग थी उनकी और रियल लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं की उन्होंने, बट पूरा रिलीजन कहना सही होगा? हाँ, और तो क्या, ये तो समाज, ये जो है, ये जो ब्रह्मो समाज है, ये रिलीजियस डायमेंशन पे तो है, रिलीजियस डायमेंशन पे तो बना है. देवेंद्रनाथ टैगोर का भी ये भी रिलीजियस डायमेंशन में है. उपनिषद उपनिषद और ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये और क्या कर रहे हैं, रिलीजियस डायमेंशन में तो कर. एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि सब रिलीजनों से अच्छी अच्छी चीज ले लो. जी जी सर. यही तो बेसिक चला इसमें. 574. ये भी क्वेश्चन, मतलब हम पता है अपनी गलतियों के कारण सेलेक्ट नहीं हो पा रहे. हम पढ़ ही रहे. अपनी गलतियों का मतलब क्या है कि जैसे आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, राइट. फालतू की चीजें देख ले तो उसमें माइंड भर दिया पूरा. नहीं तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है भाई. आपने अपन ने सारे यूपीएससी क्वेश्चन करे हैं ना, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं सारे, और कंटेंट अच्छा हो तो.
और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे हैं फिर जाके पेपर में, नहीं, ये सारे कंटेंट हमारा 2020 का है। जो भी बनाता हूँ मैं, नया डालता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि देखो ये पहले मैंने डाला नहीं था, फिर मैंने यूपीएससी का देखा फिर डाला, ये आपको भी पता है। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो स्प्लिट ऑफ ब्रह्मो समाज, अब ये तो मैंने 2020 के अंदर यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा हुआ है ये ब्रह्मो समाज और इनके बारे में, जो भी राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन आए उन सबके बारे में। रॉ नोट्स वाली सीरीज जो निकाली थी, इस बार भी निकालेंगे रॉ नोट्स की सीरीज, डोंट वरी। इस बार देखो तुम्हारा करेंगे तो बहुत कुछ, अभी तुम बस खुद करते जाओ, मैं कुछ बता दूंगा ना तो फिर तुम, एक तो ये है कि अगर वो नहीं हो पाया तो फिर धोखा हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर वो मैंने बता दिया तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, अरे सर तो करा ही रहे ना, इसलिए अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको। लास्ट में फिर अपनी मेहनत तो करो ही ना। हाँ, इतना थोड़ा रख देंगे कि भाई डुप्लीकेशन एफर्ट का नहीं होगा, बट तब तक मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मैनी अदर सोशल रिफॉर्मर्स 19th century was सर inspired लास्ट का आंसर क्या है? लास्ट लास्ट का 3 होगा, आर्य समाज के अलावा सब कुछ है। सर ब्रह्मो तो 2 में डिवाइड हुआ था ना सर? हाँ, तो रिजल्ट फॉर्मेशन फिर साधारण ब्रह्मो समाज भी तो बना, ये देखो ना। वो तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के उससे हुआ है ना हाँ तो क्या फर्दर? हुआ, अरे निकले तो सब यहीं से है ना। स्प्लिट ऑफ ब्रह्मो समाज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन, तो इसका स्प्लिट हुआ तभी तो जाकर फॉर्मेशन हुआ इसका भी।